नमस्कार, मैं अशोक पटवा और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ इतिहास का महाकुंभ। और इस महाकुंभ में आप भी डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महाकुंभ में होगा ताबड़तोड़ फैक्ट और डेट, भारतीय इतिहास के फैक्ट और डेट। और इन डेट और फैक्ट को मैं आपको याद करने का, इतिहास को याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो कि क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होता है, उसके माध्यम से बताऊंगा। यकीन जानिए, अगर आपने इस तरह से इतिहास को पढ़ लिया इस अप्रोच के माध्यम से, तो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सारे डेट और सारे फैक्ट सिर्फ आपके दिमाग में याद नहीं रहेंगे, बल्कि आपके दिल में भी बिल्कुल बस जाएंगे। अगर आप भी इन डेट और फैक्ट को अपने दिल और दिमाग में बसाना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखिएगा और कुछ शॉर्ट में नोट करते चलिएगा। और वीडियो पूरा हो जाने पर इस शॉर्ट में नोट किए गए पॉइंट्स को आप 2 बार पढ़िएगा, एक बार तुरंत बाद में और एक बार 3-4 घंटे के बाद में। यकीन जानिए, ये सारे डेट और सारे फैक्ट आपके दिल और दिमाग में इतने ज़्यादा बस चुके होंगे कि रात को 2 बजे भी अगर कोई आपसे उठा के पूछे कि भाई जंतर मंतर कब और किसने बनाया था, तो आप उठने की आवश्यकता नहीं, सोते सोते बता देंगे क्या कि जंतर मंतर 1734 में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था और जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, इन 5 जगह पर बनाया गया था। तो आप एक बार आजमा के देखिए, एक बार देखिए, फिर इसका कमाल देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी जल्दी मत करिए, पूरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको ये यूज़फुल लगे, उपयोगी वीडियो लगे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो भी कर सकते हैं वो करिएगा, क्योंकि भाई हमारा भी यही मानना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इतिहास का महाकुंभ शुरू करें और शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, मतलब 1700 से 1947, 1700 से 1947। और मॉडर्न हिस्ट्री को इस क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं इस अप्रोच के माध्यम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अलग अलग कालखंड, अलग अलग टाइम पीरियड की वीडियो के माध्यम से फैक्ट और डेट आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने कवर किया है 1700 से 1756, मतलब प्लासी के युद्ध के ठीक पहले भारत के किस हिस्से में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। मतलब वर्ष एक ही होगा, लेकिन उसी वर्ष में भारत के अलग अलग हिस्से में या अलग अलग राजवंशों में कुछ भी महत्वपूर्ण घटना घटी है तो उसका जिक्र मैं यहाँ आपसे करूँगा। तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और अपेक्षा करता हूँ कि नोटबुक और पेन आपके हाथ में होगी। और हम शुरू करें सबसे पहली घटना 1700 के बाद। सबसे पहली घटना हम देखें तो वो घटी 1702 में, 1702 में। कब? जब ब्रिटेन की महारानी बनी एन। और ब्रिटेन की महारानी जब एन बनी तो उन्होंने क्या किया कि जो 2 ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी, एक तो वो जो पुरानी थी 1600 वाली, और दूसरी जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी न्यू ईस्ट इंडिया, तो दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वैसे भी फ्रांसीसी, डच और भी अन्य देशों के व्यापारी कंपनियां कंपटीशन दे रही थी। तो महारानी एन ने ये विचार दिया कि क्यों ना दोनों ही कंपनियों को ज्वाइन कर दिया जाए। और इसी निर्णय का परिणाम था कि एक नई कंपनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज की स्थापना 1708 में की गई। दोनों पुरानी कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी बना दी गई और इसी कंपनी के माध्यम से 150 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश व्यापार का और ब्रिटिश राज का विस्तार होता चला गया। 150 साल। ये मैं 150 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमको मालूम है कि 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1858 की घोषणा की गई और इस घोषणा के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और आगे चलकर 1874 में
इस कंपनी को भी डिसॉल्व कर दिया गया, विघटित कर दिया गया। तो याद रखिएगा इस कंपनी का विघटन कब हुआ था? 1874 में। और उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? तो याद रखिएगा महारानी विक्टोरिया। इस कंपनी का, नई कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1708। और महारानी कौन है? एन। और जो पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो ये सब बातों को भी याद रखेगा। तो इसी संदर्भ में आपको 1702 को याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम अगला डेट देखें 1707, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री भारत का यही से शुरू होता है, क्योंकि इसी समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु 1707 में कहाँ पर? औरंगाबाद में हो गई। औरंगाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको वहीं पर उसकी बीबी के मकबरे के पास में दफन कर दिया गया। याद होगा आपको बीबी का मकबरा, जिसको दक्षिण भारत का ताजमहल या दूसरा ताजमहल भी कहा गया है, वो औरंगजेब की बीबी रबिया उद दुर्रानी के याद में ही बनाया गया था। तो औरंगजेब की कब्र उसी मकबरे के पास में गार्डन था, उसमें खुले में ही दफन कर दिया गया। यहाँ पर ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि महान मुगल बादशाहों में एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब है जिसकी कब्र के ऊपर कोई छत नहीं है। सारे मुगल बादशाह, चाहे अकबर हो चाहे हुमायूं हो, उनका जो मकबरा है आप देखें तो 100-100, 200, 300 एकड़ एरिया में बना हुआ, लेकिन बेचारे औरंगजेब एक छोटे से गार्डन में खुले में ही उसको दफन कर दिया गया। तो एकमात्र महान मुगल बादशाह जिसकी कब्र के ऊपर कोई छत भी नहीं है, वो कौन है? औरंगजेब। तो याद रखिएगा 1707 में इसकी मृत्यु हुई, और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका उत्तराधिकारी बना मुअज्जम। और ये मुअज्जम जब बादशाह बना तो नाम क्या पड़ा इसका? बहादुर शाह। और बहादुर शाह को उसके निकम्मेपन के कारण शाह ए बेखबर कहा गया। देखिए महान मुगल जब ऐसा कहते हैं तो इसमें बाबर से औरंगजेब तक के शासकों को ही शामिल किया जाता है। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल बादशाह बने वो निकम्मे थे, और उनको अलग से नाम दिया गया उत्तरकालीन मुगल सम्राट। और ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट अपने निकम्मेपन के कारण कुछ न कुछ नाम से जाने गए हैं। तो बहरहाल मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ये शाह ए बेखबर के नाम से जाना गया। और हम देखें 1707 में दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी खेड़ा का युद्ध। और खेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? साहू समर्थक और ताराबाई समर्थक, दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बढ़ गया। एक साहू वाला मराठा साम्राज्य जो सतारा से संचालित होता था, और दूसरा ताराबाई वाला मराठा साम्राज्य जो पन्हाला कोल्हापुर से संचालित होता था। ये वाकया क्या है तो मैं आपको बता दूं कि साहू जी कौन थे। ये साहू जी के पिता थे संभाजी। याद करिए शिवाजी की मृत्यु के बाद अगले छत्रपति कौन बने? संभाजी। और संभाजी के समय में औरंगजेब ने मराठा पर आक्रमण किया। परिणाम ये हुआ कि संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया गया, और साथ में संभाजी के जो परिवार वाले थे, उनकी बीबी बच्चे, उनको सबको बंदी बनाकर औरंगजेब अपने साथ दिल्ली ले गया। क्यों? जमानत के रूप में। क्यों? ताकि मराठे औरंगजेब के वापस जाने के बाद उद्दंडता ना कर सकें। ठीक, तो ये साहू जो है उसी संभाजी का पुत्र था। और जब औरंगजेब मरा तो उनके उत्तराधिकारियों ने क्या किया? साहू को कैद से छोड़ दिया, ये सोचकर कि साहू मराठा राज्य जाएगा, अपने हिस्से की मांग करेगा तो निश्चित है मराठों में फूट पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब ये ताराबाई कौन थी? तो मैं आपको बता दूं कि संभाजी की मृत्यु के बाद अगले छत्रपति कौन बने? राजा राम, जो कि संभाजी के छोटे भाई थे। लेकिन राजा राम की असामयिक बहुत जल्दी निधन हो गया, और जब उनका निधन हुआ तो उनके छोटे से 4 साल के बेटे को अगला छत्रपति डिक्लेयर कर दिया गया। नाम था शिवाजी द्वितीय। मात्र 4 साल का बच्चा था, इसलिए उसकी माँ ताराबाई उसकी संरक्षिका बन गई। और ताराबाई ने संरक्षक के रूप में वो काम किया कि 1700 से 1707 का समय, याद रखिएगा 1700 से 1707 का जो समय है ये मराठा स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। क्यों?
क्योंकि इस दौरान ताराबाई ने मुगल सेना पर आक्रमण कर करके अपने पुराने मराठा राज्य को फिर से हासिल करने में सफलता प्राप्त किया। इसीलिए इसी कारण मराठा स्वतंत्रता संग्राम की नायिका किसको कहा गया है? ताराबाई को कहा गया है। ऐसा आप जरूर याद रखिएगा। तो ताराबाई साहू इन दोनों के बीच में खेड़ा में युद्ध हुआ, ये भी याद रखिएगा। कब जो हुआ था? 1707 में। और इस युद्ध का परिणाम निकला कि मराठा साम्राज्य दो भागों में बंट गया, सतारा वर्सेस कोल्हापुर। ठीक है, तो 1707 के बाद हम देखें अगला वर्ष है 1708। और 1708 में क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ, इनकी हत्या हो गई। 1708 में नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, वहां इनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह की याद में वहां पर आज भी गुरुद्वारा है नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो इनकी हत्या हो गई थी 1708 में। कौन से नंबर के गुरु जी थे गुरु गोविंद सिंह? तो याद रखिएगा 10वें और अंतिम गुरु जी थे। अंतिम क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने कहा जहां गुरु ग्रंथ साहब होगा और उसको मानने वाले 4 लोग होंगे, वहां गुरु की आत्मा सदैव मौजूद रहेगी। आज से कोई गुरु नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों का गुरु होगा। इस तरह गुरु की गद्दी इन्होंने समाप्त कर दी। इसीलिए 10वें और अंतिम गुरु जी कहलाए गुरु गोविंद सिंह। आपको यहाँ पर 2 बातें और भी याद रखनी होगी इनके बारे में कि इन्हीं के द्वारा सिखों के लिए, सभी सिखों के लिए 5 क, ये 5 क क्या है? केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कटार, सभी सिखों के लिए 24 घंटे उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। 5 क का प्रयोग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन्हीं के द्वारा सभी सिख पुरुषों को अपने नाम के साथ सिंह लगाने का आदेश दिया गया। आप सुने होंगे हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह, हनी सिंह। तो ये सिंह क्या है? ये सिंह का टाइटल जो है इन्हीं के द्वारा आदेशित किया गया कि सभी सिखों को आज से लगाना है। और महिलाओं के लिए क्या कहा गया? महिलाओं को भी कुछ टाइटल लगाने को कहा गया। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में हो गई। इसके बाद हम देखें अगला 1712। और 1712 में क्या हुआ कि मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से राजा बना, उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद अगला बादशाह बना कौन? जहांदार शाह। और जहांदार शाह को उसके निकम्मेपन के कारण क्या कहा गया? तो याद रखिएगा लंपट मूर्ख कहा गया। मूर्ख मतलब सिर्फ मूर्ख से काम नहीं चला, लंपट निहायती 110% मूर्ख कहा गया। बहरहाल हम और आगे देखें तो 1712 के बाद 1713 में अगली घटना कौन सी घटी? 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। और पेशवाओं के क्रम में हम देखें तो ये 7वें नंबर के क्रम पेशवा थे। लिखा हुआ मैं 7वें नंबर के पेशवा थे। देखिए शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का समूह। तो उस समय पेशवा प्रधानमंत्री का काम देखते थे। ठीक है, तो शिवाजी के जमाने से लेकर कंटिन्यू 1 2 3 4, तो 7वें नंबर के पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ। और पेशवा का मुख्य काम क्या था? प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। और हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ ने सबसे प्रमुख कार्य ये किया कि जो इनका मुख्यालय था सतारा, वहाँ से उन्होंने मुख्यालय को हटाकर पुणे शिफ्ट कर लिया। तो सतारा से पुणे इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था दिल्ली पर आक्रमण करना। कब? नहीं लिखा हूं, यहां पर लिख देता हूं। 1719 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण करके साहू जी की जो माँ थी, जो भाई थे, जो अभी भी मुगलों की कैद में थे, उनको छुड़वाने में सफलता प्राप्त किया। तो याद रखिएगा बहुत बड़ी घटना है कि 1719 में दिल्ली पर आक्रमण। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा फर्रुखशियर। अभी आगे देखेंगे 1713 की ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। ठीक है, जहांदार शाह की हत्या हो गई 1 साल में। तो अगला बादशाह कौन बना? फर्रुखशियर। और इसको इसके निकम्मेपन के कारण घृणित कायर कहा गया है। मतलब ऐसा कायर जिससे जितना हो सके उतना नफरत करिए। और इसी फर्रुखशियर के समय की सबसे प्रमुख घटना है सैयद बंधुओं का उदय। ये सैयद
दो भाई थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, एक वजीर था और एक वित्त मंत्री था। और इन दोनों भाइयों ने अपने पद का इतना जमकर दुरुपयोग किया, इतना जम के दुरुपयोग किया कि इनको उस जमाने में किंग मेकर कहा गया। मतलब ये राजा बनाते थे, बिगाड़ते थे। तो बहरहाल सैयद बंधुओं का उदय इसी फर्रुखसियर के समय की घटना है। और तीसरी प्रमुख घटना 1713 की कौन सी है? मुर्शिद कुली खान, और इसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर। ठीक है, और इसने क्या किया? इसका फायदा उठाकर बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। जब आप स्वतंत्र राज्यों की लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन? मुर्शिद कुली खान। तो इसी समय 1713 में इसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो ये तीन घटनाओं को याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ, फर्रुखसियर, मुर्शिद कुली खान। कब का? 1713 का। ठीक, इसके बाद अगला वर्ष हम देखेंगे कौन सा? 1715। और 1715 में क्या हुआ? बंदा बहादुर, जिसको बंदा सिंह भी कहा गया, उसकी हत्या मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा करवा दी गई। ठीक है, ये हमको मालूम है कि 10वें गुरु जी का निधन हो चुका था, तो सिखों को एकजुट रखने का काम, कोई गुरु जी तो थे नहीं, तो सिखों को एकजुट रखने का काम जो है वो बंदा सिंह या बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। लेकिन मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा 1715 में युद्ध किया गया इसके साथ, और इसको युद्ध में पराजित करके मार डाला गया। याद रखिएगा, ये वहां पर सच्चा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था। लोग इसको प्यार से सच्चा बादशाह कहते थे, और सिखों को एकजुट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब इनका निधन हुआ तो सिखों की एकजुटता भी खत्म हो गई। यह कह लें कि सिख शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। ठीक, अगला वर्ष हम देखेंगे 1713 और 1717 और 1717 की सबसे प्रमुख घटना है फरमान। ये फरमान क्या है? तो क्या हुआ? 1715 में ब्रिटेन से एक व्यापारिक मंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने के लिए दिल्ली आया। और इसी समय क्या हुआ? मुगल बादशाह फर्रुखसियर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। राजवैद्य वगैरह सब क्या क्या दवाइयाँ खिलाते पिलाते गए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं, बल्कि उल्टा बिगड़ती चली गई। तो इसी व्यापारिक दल में, ब्रिटिश व्यापारिक दल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। ये नाम लिखा हूं मैं यहाँ पर, डॉक्टर हैमिल्टन। तो उसने क्या किया? मुगल बादशाह फर्रुखसियर का इलाज किया और बिल्कुल भला कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर इस इलाज से इतना खुश हुआ कि उसने क्या किया? 1717 का फरमान जारी कर दिया। और ये 1717 का फरमान इतना महत्वपूर्ण फरमान था कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को वेल इस्टेब्लिश करने में इस 1717 के फरमान की भूमिका थी। तो यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा कि 1717 का फरमान किस मुगल बादशाह ने जारी किया और कौन डॉक्टर था जिसने इलाज किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किस फरमान को कहा गया है। ठीक है, अगला हम देखें 1719। और 1719 एक ऐसा वर्ष हुआ, एकमात्र ऐसा वर्ष हुआ कि चार मुगल बादशाह गद्दी पे बैठाए गए, उतारे गए, बैठाए गए, उतारे गए। और ये कारनामा किन लोगों ने किया? सैयद बंधु, किंग मेकर इसीलिए कहा गया इनको कि इन्होंने एक ही साल में चार मुगल बादशाह बनाए और हटाए। ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग करके। बहरहाल इन्हीं चार में से चौथा बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और ये अपने रंगीन मिजाजियों के कारण रंगीला शाह कहलाया। बहरहाल इसका वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। और इस मोहम्मद शाह रंगीला के शासन की एक बात और याद रखिएगा कि इसके पहले तक का मुगल दरबार की जो मुख्य भाषा होती थी वो होती थी फारसी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। इस मोहम्मद शाह रंगीला के समय से फारसी के बदले में उर्दू भाषा को महत्व देना, प्रेफरेंस देना चालू कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बहुत याद रखने की बात है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में फारसी के बदले में उर्दू को प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला।
कब की बात है ये घटना? तो याद रखिएगा 1719 में ये गद्दी पर बैठा था। ठीक, इसके बाद हम देखें तो 1720, और 1720 में हम देखें पहली घटना, इकलौती घटना, बाजीराव प्रथम पेशवा बने। अगले पेशवा, बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ तो बाजीराव प्रथम पेशवा बने। देखिएगा लिखा होगा द्वितीय संस्थापक कहा गया। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन? बाजीराव प्रथम। तो फिर प्रथम संस्थापक कौन था? वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक कौन था। बहरहाल हम देखें कि बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया था। कितना विस्तार किया था? तो देखिएगा लिखा होगा कटक से अटक तक। कहने का मतलब इन्हीं के समय में मराठा पताका, मराठा झंडा कटक उड़ीसा में है से अटक पाकिस्तान, इतने बड़े एरिया में मराठा झंडा फहराने का निश्चय किया गया। किस पेशवा के समय में? तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम के शासन काल में ऐसा हुआ था। हम ये भी कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाले पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम। ठीक है, और हम देखें तो बाजीराव प्रथम के समय में देखिएगा दिल्ली पर भी आक्रमण किया गया। 1737 में इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में आक्रमण किया था और मोहम्मद शाह रंगीला को संधि मानने के लिए विवश कर दिया था, और मालवा का क्षेत्र, चंबल और नर्मदा नदी का क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को मराठा राज्य को देने के लिए मुगल बादशाह को मजबूर कर दिया कि इन्होंने बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि नहीं लिखा हूं मैं, मस्तानी के कारण इनका नाम बहुत फेमस हुआ। मस्तानी एक नृत्यांगना थी, एक नाचने गाने वाली थी। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान कौन सा था? तो वो था बुंदेलखंड का अभियान। और इसी बुंदेलखंड के अभियान से बाजीराव प्रथम को एक नृत्यांगना गिफ्ट के रूप में मिली थी, और उस नृत्यांगना का नाम था मस्तानी। और मराठा इतिहास में बाजीराव मस्तानी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। फिल्म भी आई थी, आपने देखा भी होगा। बहरहाल तो ये याद रखिएगा मस्तानी के कारण और बुंदेलखंड अभियान को। और एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम के द्वारा ही छत्र प्रणाली स्टार्ट की गई। आप सुने होंगे ग्वालियर के सिंधिया वंश, इंदौर के होलकर वंश, ये सब नाम सुने होंगे ना। तो ये छत्र किन्होंने स्थापित किया था? बाजीराव प्रथम ने। वो मराठा साम्राज्य का विस्तार करते चले गए और जो नए नए क्षेत्र थे वहाँ अपना गवर्नर या कह लें एजेंट कह लें, वो नियुक्त करते चले गए। तो जब उनके एरिया में ग्वालियर का एरिया आया तो वहाँ पर उन्होंने सिंधिया वंश को स्थापित कर दिया। इंदौर वाला एरिया, वहाँ पर उन्होंने होलकर वंश को स्थापित किया। गुजरात का एरिया, बड़ौदा में गायकवाड़ वंश स्थापित किया, और नागपुर में भोसले वंश। तो ये छत्र प्रणाली, छत्रपों के माध्यम से वो अपनी सत्ता को मजबूत नियंत्रण में रखते थे। तो छत्र प्रणाली भी स्टार्ट किया किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने। और एक और याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर लिया, अपना सुसाइड कर लिया था इन्होंने। अब वो क्या कारण था ये वही जानते थे। बहरहाल 1720 की ये महत्वपूर्ण घटना है बाजीराव प्रथम की, आप जरूर याद रखिएगा, द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम। इसके बाद हम देखें 1722। तो 1722 में हम देखते हैं सआदत खान। और सआदत खान का नाम क्यों फेमस है? स्वतंत्र अवध राज्य, जैसे स्वतंत्र बंगाल राज्य के संस्थापक कौन? मुर्शिद कुली खान, वैसे ही स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? सआदत खान। तो सआदत खान के द्वारा 1722 में अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद हम देखें अगला वर्ष कौन सा? 1724। और यहाँ पे भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, किसके द्वारा? चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान को 1724 में दक्कन की सूबेदारी मिली। ठीक है, तो उसने क्या किया? हैदराबाद में एक नया वंश अपना स्थापित कर लिया, आसफ जाह वंश। इस वंश को याद रखिएगा क्या नाम दिया गया? आसफ जाही वंश कहा गया। इसने आसफ जाह का टाइटल लिया और निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना गया। हैदराबाद के निजाम सुने होंगे आपने, तो निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना गया, आसफ जाह के नाम से भी जाना गया। तो इसने हैदराबाद में एक नए वंश की स्थापना की। किसने? चिनकिलिच खान। याद रखिएगा इनका नाम। 1724।
अगला वर्ष हम देखें कौन सा, 1727। और 1727 में क्या हुआ, जयपुर नगर की स्थापना की गई। वेल प्लान सिटी जयपुर, जिसको भारत का पेरिस, जिसको भारत का पिंक सिटी भी कहा गया, किसके द्वारा बसाया गया, बनवाया गया, तो याद रखिएगा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप सुनोगे आमेर का कछवाहा वंश, नाम सुने हो ना मुगल काल में, मध्यकाल में, तो आमेर का कछवाहा वंश मतलब इनकी राजधानी आमेर थी। तो इसी कछवाहा वंश में राजा हुए जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, तो उन्होंने एक नया नगर अपनी राजधानी के रूप में बसाया। कब, 1727 में। और इस नगर के आर्किटेक्ट कौन थे, किसने इसका नक्शा पूरा का पूरा तैयार किया, तो याद रखिएगा विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इस नए नगर का नक्शा तैयार किया गया था। ठीक है, और इसको पिंक सिटी करते हैं। कब की बात है, याद रखिएगा 1727। ठीक, और हम देखें 1734 में क्या हुआ, इसी जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ये जंतर मंतर क्या है, वेदशाला, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में ये रिसर्च सेंटर होते हैं। तो उस जमाने के हिसाब से हम देखें ये वेदशाला थी, और इसकी स्थापना जयपुर में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई। और सिर्फ जयपुर में नहीं, बल्कि जयपुर के अलावा हम देखें तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, 5 स्थानों पर इसका निर्माण करवाया गया सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। और सन को याद रखेगा कब, 1734 में, याद रहेगा सभी को। अगला वर्ष हम देखें 1739, और 1739 की सबसे प्रमुख घटना है भारत पर नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह कौन, ये ईरान का राजा था, और इसको ईरान का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन भी किसी को कहा गया है, मालूम है आपको? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया, नादिर शाह। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। परिणाम क्या हुआ, करनाल का युद्ध 1739 में, और भारत को जी भर कर लूटा गया, जी भर कर लूटा गया। उस समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी लूटपाट का नतीजा यह निकला कि कोहिनूर हीरा भारत से ईरान चला गया, नादिर शाह के हाथों में चला गया। और सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं, बल्कि मुगलों का राज सिंहासन तख्त ए ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा गया, सोने का बना हुआ, जैसे डबल बेड होता है उस साइज का सोने का बना हुआ सिंहासन था। मयूर सिंहासन इतना बड़ा कि इसको तोड़ ताड़ के लपेट के नादिर शाह अपने साथ ईरान लेकर चला गया। तो याद रखिएगा नादिर शाह का भारत आक्रमण किस मुगल बादशाह के समय में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, 1739। ठीक है, अगला वर्ष हम देखें 1740। और 1740 में क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम का निधन हो गया, पानी में डूबकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो उनके बदले उनके पुत्र अगले पेशवा बने, कौन, तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव को लोग प्यार से नाना साहब भी कहते थे। और सारे पेशवाओं में सबसे अच्छी आर्थिक नीति, सारे पेशवाओं में सबसे अच्छी आर्थिक नीति इन्हीं बालाजी बाजीराव की थी। इनको हम अर्थशास्त्री पेशवा भी कह सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस अब्दाली की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि 1740 में ही बंगाल का नवाब बना कौन, अली वर्दी खान। तो हम देख रहे हैं मराठों में भी एक शक्तिशाली पेशवा सामने आया, तो उधर बंगाल में भी एक शक्तिशाली नवाब अली वर्दी खान सामने उभर कर आया, राजा बना। ये अली वर्दी खान का एक स्टेटमेंट एग्जामों में पूछा गया है। इसने अंग्रेजों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और अगर छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगे। तो याद रखिएगा कमेंट किसका है अंग्रेजों के बारे में, बंगाल के नवाब अली वर्दी का। अली वर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना, 1740 में बना था, याद रहेगा सभी को। अगला वर्ष हम देखें 1746। और 1746 में क्या हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक युद्ध, देखिए कर्नाटक युद्ध एक नहीं 3 हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746
से 48, दूसरा जो है 1749 टू 54 चला, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 के बीच में चला। क्या बात है इसमें? बात यह है कि तीन कर्नाटक युद्ध भारत में लड़े गए, कोई बात ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन युद्धों में दो जो मुख्य पक्ष थे जिनके बीच में युद्ध हो रहा था, उनमें से एक था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस, और लड़ कहाँ रहे? भारत में। तो यहाँ पर ये विरोधाभास याद रखिएगा कि कर्नाटक युद्ध में जो दो पक्ष जिनके बीच युद्ध हो रहा था, दोनों के दोनों भारतीय नहीं थे, विदेशी थे, जो भारत की धरती पर लड़ रहे थे। बहरहाल पहला कर्नाटक युद्ध चालू हुआ कब? 1746 में, और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की बहुत बड़ी घटना थी सेंट टोमे का युद्ध। क्यों फेमस है? तो सेंट टोमे का युद्ध एक्चुअल में क्या हुआ? फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब दोनों के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना के पास लगभग 1000 सैनिक भी नहीं थे, कंप्लीट 1000 भी नहीं थे, 1000 से कुछ कम ही थे, और दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब के पास 10,000 से भी ज़्यादा सेना। लेकिन एक छोटी सी यूरोपीय सेना ने बड़ी सी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट टोमे के युद्ध में ही ये पहली बार उभर कर सामने आया कि छोटी से छोटी यूरोपीय सेना भारत की बड़ी सी बड़ी सेना को आसानी से पराजित कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारत की जो बड़ी सी बड़ी सेना है भारतीय राजाओं की, वो सेना नहीं है, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, बल्कि वो एक भीड़ मात्र है। मतलब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, चलो रे युद्ध हो गया, चलो, तो हल बैल, कोई कुल्हाड़ी, कोई लाठी डंडा लेके सेना में शामिल हो गया। अब उस गांव का कोई बंदा एक मरा तो उस गांव के सारे लोग भाग जाते थे, तो कोई डिसिप्लिन नहीं था। सेंट टोमे के युद्ध से ही पहली बार ये उभर कर सामने आ गया कि बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से छोटी सी यूरोपीय सेना पराजित कर सकती है। सेंट टोमे का युद्ध कब हुआ? 1748, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। 1748 में ही हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का निधन हो गया, और इसके निधन के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना? अहमद शाह, ठीक है। और इसी 1748 में हम देखें तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ 1748 में। अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आक्रमण किए। इसका पहला आक्रमण 1748 में हुआ, तो इसका अंतिम आक्रमण 1768 में हुआ, ठीक है। तो आपसे ये मेरा प्रश्न है कि जो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में आक्रमण किया, वो भारत पर उसका कौन से नंबर का आक्रमण है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला आक्रमण कब हुआ था? 1748। अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1768। तो पहला आक्रमण हम देखते हैं 1748 में अब्दाली के द्वारा किया गया। तो 3 घटनाएं 1748 की याद रखिएगा, ठीक है। अगला वर्ष हम देखें कौन सा? 1749। और 1749 में क्या हुआ? छत्रपति साहू जी का निधन हो गया, और उसके बदले में क्या हुआ? अगले छत्रपति बने राजा राम द्वितीय, ठीक है। तो साहू जी के निधन के बाद अगले छत्रपति राजा राम द्वितीय बने 1749 में। और 1750 की बात करें तो संगोला की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी संधि से ये तय हो गया कि मराठा राज्य का वास्तविक मुखिया छत्रपति नहीं होगा, बल्कि वास्तविक मुखिया कौन होगा? पेशवा। वैसे तो ये हो चुका था, बाजीराव प्रथम के समय से ये हो चुका था, लेकिन घोषित नहीं हुआ था। विधिवत तरीके से घोषित करने का काम किसने किया? संगोला की संधि ने किया, कि छत्रपति को महल के भीतर सिमट के रख दिया और सारे अधिकार पेशवा के हाथों में दे दिया गया। संगोला की संधि 1749, ये जरूर याद रखिएगा। अगला वर्ष हम देखें 1751। और 1751 में क्या हुआ कि अर्काट विजय। ये अर्काट विजय क्या है? तो ये एक्चुअल में ये हिस्सा है किसका? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में चला। तो इसी का एक हिस्सा है अर्काट की विजय। ये अर्काट क्या है? उस समय का जो कर्नाटक का राज्य था उसकी राजधानी थी, और इस अर्काट राजधानी को जीतने के लिए अंग्रेज सेना का कैप्टन बनाया गया
लॉर्ड क्लाइव को, उसमें क्लाइव लॉर्ड नहीं थे तो क्लाइव को बनाया गया। और ये पहला मौका था जब क्लाइव की नेतृत्व कुशलता, लीडरशिप सामने उभर कर आई। और इस सफलता के कारण ही लॉर्ड क्लाइव को भरपूर मौके मिले, इतने भरपूर मौके मिले कि आगे चलकर उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दिया। इसी कारण भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे कहा गया है? लॉर्ड क्लाइव। तो अर्काट की विजय किसके लिए बहुत फेमस थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव के लिए इसको उभारने में सबसे महत्वपूर्ण थी अर्काट विजय। कब हुई थी? 1751। और 1751 में ही हुगली में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कारखाना खुला था। कब? 1751 में। तो बंगाल में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी या कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? हुगली। ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें, अगला वर्ष है 1754। और 1754 में अहमद शाह का निधन हो गया और उसके बदले में नए मुगल बादशाह बने आलमगीर द्वितीय, ठीक है। अगला वर्ष हम देखें 1756। और 1756 में 2-3 घटनाएं घटी। पहला, सूरजमल। ये सूरजमल कौन थे? तो हमको मालूम है भरतपुर में जाट राज्य था और जाट राज्य के संस्थापक कौन? चूड़ामन और बदन सिंह को माना गया है। तो इस जाट राज्य में राजा कौन बने? तो याद रखिएगा, सूरजमल। 1756 में जाट राजा बने और इनके समय में जाट राज्य का बहुत विस्तार हुआ, जाट राज्य को मजबूती मिली। इसीलिए जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? सूरजमल को कहा गया है। और सूरजमल के द्वारा जयपुर के पैटर्न पर बिल्कुल अत्याधुनिक शहर बसाने का कोशिश किया गया। डिंग को राजधानी बनाया और बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल पे इसको बसाने का निर्णय किया, लेकिन उनका निधन हो जाने के कारण वो सफल नहीं हो पाए। तो इनकी राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, डिंग, ठीक है। और हम देखें इसी 1756 में अली वर्दी खान का निधन हो गया। और जब अली वर्दी खान का निधन हुआ तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि अली वर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, बल्कि 2 बेटियां थीं। पहली बेटी थी घसीटी बेगम, उसका बेटा शौकत जंग, और उसके बाद दूसरी बेटी का दूसरा नाती था सिराजुद्दौला। तो इन दोनों नातियों में, शौकत जंग और सिराजुद्दौला में, इस बात को लेकर संघर्ष हो गया कि मैं नवाब बनूंगा। इस संघर्ष में यूरोपियों ने इंटरफेयर किया और अंग्रेजों ने क्या किया? शौकत जंग को सपोर्ट किया नवाब बनने के लिए। तो दूसरी ओर फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला को सपोर्ट किया। दोनों में भयंकर युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित करके बंगाल के नवाब की गद्दी को हासिल कर लिया। और हम देखते हैं सिराजुद्दौला नवाब बन गया। बन तो क्या, अच्छी बात है, लेकिन बनने के बाद उसने क्या किया कि बंगाल के व्यापार में अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसियों को विशेष रियायत देना चालू कर दिया, प्रेफरेंस देना चालू कर दिया। अंग्रेज बहुत नाखुश हुए। वैसे भी अंग्रेज सिराजुद्दौला से बहुत चिढ़ रहे थे क्योंकि वो शौकत जंग को चाहते थे, और ऊपर से सिराजुद्दौला के द्वारा फ्रांसीसियों को प्रेफरेंस देना। तो इस कारण अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने लग गए, उसको गद्दी से हटाने की साजिश करने लग गए। लेकिन जब इन साजिशों का खुलासा हुआ तो सिराजुद्दौला ने देरी नहीं किया, उसने तुरंत फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेज कलकत्ता फोर्ट विलियम छोड़ के भाग गए। इसी समय सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर भी कर दिया गया था। याद रखिएगा, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था, ठीक। इसी 1756 की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है ब्लैक होल दुर्घटना। ये ब्लैक होल दुर्घटना क्या है? तो मैं अभी बताया था कि अंग्रेज कलकत्ता और फोर्ट विलियम छोड़ के भाग गए, दक्षिण चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज तो पकड़ में आ गए ना। तो ऐसा कहानी बताया गया है कि 146 अंग्रेजों को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया। तहखाना मतलब जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे, ज़मीन के नीचे एक रूम टाइप का होता है, वहाँ बंद कर दिया गया। और इस तहखाने में कुल 146 लोगों को बंदी बनाया गया। और वो समय था 20 जून से 23 जून, ठीक है।
अब आप सोचिए 20 जून 23 जून कितनी उमस, कितनी गर्मी रहती, स्पेशली बंगाल की बात करें तो वहाँ तो बहुत उमस होती है। तो ऐसा कहते हैं कि इन 146 लोगों में अधिकांशतः लोग दम घुटने के कारण मारे गए। अब ये कहानी सच्ची है कि झूठी है पता नहीं, क्योंकि इस कहानी का रचयिता के लिए हॉल वेल था और इस कहानी का सिर्फ एक ही जिक्र इसी के द्वारा किया गया। इस समय और भी लोग थे, उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, हॉल वेल ने ही जिक्र किया और वो बताता है कि मैं इस घटना से बच गया था। तो जो भी हो, इसी ब्लैक होल दुर्घटना के कारण काफ़ी लोग मारे गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसी ब्लैक होल दुर्घटना को इश्यू बनाया और बंगाल को टारगेट करके उसके ऊपर आक्रमण किया। ऐसा अंग्रेज़ों का स्टेटमेंट है। जब उनसे बार बार पूछा गया कि भाई आप बंगाल को लेकर इतने एग्रेसिव क्यों हुए, क्यों कब्जा करने, तो उनका यही कहना था हम ब्लैक होल दुर्घटना का बदला लेना चाहते थे। तो कुल मिला के हम आज की क्लास में देख चुके हैं कि 1700 से 1756 के बीच ये प्रमुख घटनाएं घटी हैं। ठीक है, इनको आप कुछ नोट कर चुके होंगे। आप इनको तुरंत अभी इसको जो नोट किया उसको पढ़िए और 3-4 घंटे के बाद दोबारा पढ़िए। यकीन जानिए आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल ये सारी घटनाएं, सारे डेट बिल्कुल याद हो जाएंगे। 1756 मतलब प्लासी के युद्ध से लेकर बाकी जो घटनाएं हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।